हेलो एवरीवन, मैं सुमन और आज का अपना टॉपिक है कंपनी लॉ। पहले हमने काफी टाइम पहले इसको किया था एंड बीच में फिर टाइम की वजह से छूट गया, तो आज उसी को हम कैरी ऑन करते हैं। इसमें मैनेजिंग जो एडमिनिस्ट्रेशन का और मैनेजमेंट का चैप्टर चल रहा था डायरेक्टर के बारे में। तो आज हम करेंगे ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर या फिर इसकी लायबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर, वो हम आज के इस टॉपिक में या लेक्चर में कवर करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर, मैं इसको पहले से ही लिख लिया ताकि थोड़ा सा टाइम है वो कम कंज्यूम हो और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर, एक डायरेक्टर की कंपनी के अंदर बहुत सारी ड्यूटीज होती हैं, यानी कि डायरेक्टर है वो कंपनी में हर तरीके से काम करता है। जो हमने पीछे किया भी ताकि वो ट्रस्टी, एजेंट, एम्प्लॉई, सर्वेंट एंड मैनेजर सब कुछ होता है। हर तरीके से वो कंपनी के वर्क परफॉर्म करता है, क्योंकि एक तरीके से कंपनी ने अपनी डोर है वो डायरेक्टर के हाथ में दी होती है। ठीक है, जो कंपनी के सारे वर्क है यानी कि कंपनी के बिहाफ पे डायरेक्टर परफॉर्म करता है। तो उसकी कौन कौन सी ड्यूटीज रहेंगी? सबसे पहले सेक्रेटरी ड्यूटीज, या इसको कह सकते हैं कि लीगली जो उसकी ड्यूटी बनती है, या कह दो कि मैंडेटरी इसकी ड्यूटीज हैं जो उसे कंप्लीट करनी चाहिए एक डायरेक्टर को बहुत ही केयरफुली। इंस्पेक्टिंग द प्रोस्पेक्टस, जब भी कोई कंपनी अपना एक प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है, प्रोस्पेक्टस में क्या होता है टोटल इन्फॉर्मेशन होती है कंपनी की, कितने शेयर टोटल सब्सक्रिप्शन अमाउंट कितनी है, कैपिटल कितनी है, कितने इसके पर शेयर रहेंगे, कौन इसका डायरेक्टर है, मतलब ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे लाइकवाइज हम किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहले हम एक प्रोस्पेक्टस इश्यू करते हैं वो, तो वहां से हम उसके कॉलेज के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज हैं इसके अंदर, किस किस टाइप के कोर्सेज हैं, या जो गेम के रिलेटेड कौन कौन चीजें हैं, क्या इसका एटमोस्फेयर है। तो वो जो ओवरऑल जो मोटा मोटा इन्फॉर्मेशन होता है वो प्रोस्पेक्टस में होता है। लाइकवाइज कंपनी का होता है तो सारी इन्फॉर्मेशन होती है उस प्रोस्पेक्टस के अंदर। तो जो डायरेक्टर होता है ना उसको सबसे पहले इंस्पेक्ट करना, यानी कि वो हम पब्लिक में लॉन्च करें उससे पहले उसको हम खुद चेकआउट कर लें, एक बार उसकी देखें कि सब चीज़ें हैं वो अकॉर्डिंग टू हमारे एक्शन जो सेक्शन है, अकॉर्डिंग टू एक्ट जो हमारी इसमें परफॉर्म की गई कि नहीं की गई है, जो हमारी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है वो ही डाली गई है क्या, तो वो सारा इंस्पेक्ट करना। अगर वो प्रॉपर चेक नहीं करते तो इन द सेंस अगर उसमें कोई भी मिस्टेक होती है तो उसके लिए डायरेक्टर लायबल होता है, क्योंकि उसका काम है उसको इंस्पेक्ट करना, उसको चेक करना। नेक्स्ट पॉइंट है साइनिंग द प्रोस्पेक्टस, क्योंकि जब तक डायरेक्टर उसमें क्योंकि कंपनी को साइन नहीं करे तब तक नहीं आगे इश्यू हो सकता। ठीक है, कॉलेज का प्रोस्पेक्टस भी जो डायरेक्टर होता है, जो उसका प्रिंसिपल होता है, उसके द्वारा साइन क्या होता है। लाइकवाइज क्या होता है कि कंपनी खुद तो साइन करती नहीं है, क्योंकि वहां पे क्या होता है डायरेक्टर के हाथ में उसकी डोर होती है, तो उसका काम क्या होता है उसको साइन करना। पहले इंस्पेक्ट करेगा देन ही साइन करेगा। उसने साइन कर लिया इट मीन्स क्या है सारी इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट है, सही है, इसको हम पब्लिक में लॉन्च कर सकते हैं या पब्लिक में दे सकते हैं। तो उसके बाद उसको टाइम टू टाइम उसमें उस पर साइन करना। देन नेक्स्ट होता है प्रेजेंटिंग द एनुअल स्टेटमेंट। डायरेक्टर के हाथ में सारा का सारा काम होता है, तो वो क्या करे कि जो भी एनुअल स्टेटमेंट है उसको प्रेजेंट करे, कंपनी के रजिस्ट्रार को उसकी इंफॉर्मेशन दे। एनुअल स्टेटमेंट भी होती है और एक प्रेजेंटिंग द एनुअल अकाउंट भी होता है, दोनों वैसे अलग अलग हैं। स्टेटमेंट और अकाउंट्स दोनों प्रिपेयर करके रखना, एक्यूरेटली इंफॉर्मेशन डालना, क्योंकि जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है उसमें शेयर होल्डर होते हैं, उनको भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है उनकी कंपनी के अफेयर्स के बारे में। एंड जो आउटसाइडर होते हैं लाइकवाइज कोई इन्वेस्ट करने वाला है या कहीं से लोन लेने वाले हैं, बैंकर, सप्लायर, इन्वेस्टर, उनको भी चाहिए होती है। तो मोटा मोटा इन्फॉर्मेशन की कंपनी कितनी रन अप कर रही है। तो डायरेक्टर का काम होता है कि प्रॉपर एनुअल स्टेटमेंट है वो प्रेजेंट करके रखे, अकाउंट्स को मेंटेन रखे। देन नेक्स्ट आता है कन्वेंसिंग द जनरल मीटिंग। हर एक कंपनी के लिए मैंडेटरी होता है एनुअल जनरल मीटिंग को होल्ड करना, यानी कि हर कंपनी के लिए जरूरी है कि वो एनुअल जनरल मीटिंग है वो रखे जिसमें सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, जो कंपनी की जो मोटे मोटे अफेयर्स होते हैं उसके ऊपर चर्चा की जाती है उसके अंदर। एंड जो भी हमारे जो डिसीजन ले जाते हैं आगे फर्दर, चाहे वो किसी को अपॉइंट करना हो या किसी को रिटायर की बात हो या किसी डायरेक्टर के रेम्युनरेशन की बात हो या फिर लिक्विडेटर को हो या कंपनी वाइंड अप हो या एक्स्ट्रा कैपिटल बढ़ानी हो, वो हमने सारा एनुअल जनरल मीटिंग में किया था, अब वहां से भी कर सकते हैं। तो वो हमारी जो एनुअल जनरल मीटिंग है उसको कन्वींस करना का काम भी किसका है, डायरेक्टर का, क्योंकि इसका काम है। अगर वो मीटिंग ना हो तो ये लीगली मैंडेटरी है, कंपलसरी, अगर ये मीटिंग ना हो तो ये कंपनी के ऊपर एक्शन भी लिया जा सकता है। इसलिए जनरल जो एनुअल जनरल मीटिंग है उसको कन्वींस करे, यानी कि उसको मीटिंग को हल कराए। देन डिक्लेयरिंग एंड पेइंग डिविडेंड, यहाँ पे एक एनुअल जनरल मीटिंग है, अगर बात करें हमने एनुअल जनरल मीटिंग में किया था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग, तो वो भी कन्विंस करना डायरेक्टर का ही काम है। अगर लगता है किसी ऐसे मुद्दे पे चर्चा करनी है जो मतलब हमें एक्स्ट्रा मीटिंग है वो बुलानी पड़ेगी, तो वो भी डायरेक्टर का ही काम है।
देन आता है डिक्लेयरिंग एंड पेइंग डिविडेंड। ये भी काम है क्योंकि जो भी कंपनी के हम काम कर रहे हैं तो टाइम टू टाइम डिविडेंड को डिक्लेयर करना एंड उनको फर्दर पे करना। जैसा टाइम है कि विदिन 30 डेज का मेनली होता है कि डिक्लेरेशन के बाद उसको डिविडेंड को पे करना होता है। किस हिसाब से पे करेंगे, कितना रेंट पे करेंगे, प्रॉपरली जो कंपनी के इंटरेस्ट में भी हो, शेयर होल्डर के इंटरेस्ट में भी हो, इस तरह डिसीजन ले। तो ये भी ड्यूटी बनती है कि उसका डिविडेंड है वो डिक्लेयर करें, क्योंकि जो भी इन्वेस्टर्स हैं, शेयर होल्डर हैं, उनकी इनकम डिविडेंड से ही होती है, तो वो इस चीज के ऊपर वर्क करते हैं। तो उसको प्रॉपर डिक्लेयर करना एंड पे करना। देन नेक्स्ट होता है सेंडिंग कॉपी टू रजिस्ट्रार। जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो जनरल मीटिंग में हम डिसीजन लेते हैं, कोई मॉडिफिकेशन किया गया है या कुछ भी होता है, तो उसकी जितनी भी कॉपी है वो रजिस्ट्रार को टाइम टू टाइम सेंड कर दी जाए। जो भी कंपनी का रजिस्ट्रार, क्योंकि उसके पास सारे इन्फॉर्मेशन होनी जरूरी है, और जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो सेंड करना डायरेक्टर का काम होता है। ठीक है, तो वो क्या करें, जो भी कॉपी, जो भी रेजोल्यूशन पास हुआ है एनुअल जनरल मीटिंग में, या जो कुछ भी इसमें चेंजेस हुए हैं, तो उसकी एक कॉपी रजिस्ट्रार के पास होनी चाहिए। प्रोवाइडिंग डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन। जब भी कंपनी की इंस्पेक्शन हो रही है तो सबसे पहला काम कि डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर मेंटेन रखना डायरेक्टर की ड्यूटी बनती है कि जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, जो मैंडेटरी है, जिसमें जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं उसको कंप्लीट करके रखें। देन जो भी डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्शन में चाहिए होते हैं उनको टिप टॉप रखें, यानी कि इसको सिस्टमेटिक मैनर में रखें, उसको उस टाइम प्रोवाइड करना। जब भी कोई इंस्पेक्टर जिस भी डॉक्यूमेंट की डिमांड करे तो वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाना डायरेक्टर का काम है। अगर उसने इसको मेंटेन कर रखा है या नहीं कर रखा तो उसके लिए फिर डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा, लेकिन उसको प्रोवाइड करवाना भी इसी का ही काम है। डिक्लेयरिंग सॉल्वेंसी, क्योंकि कंपनी की सॉल्वेंसी भी डिक्लेयर करनी होती है। जब भी हम कोई कैपिटल को एक्सटेंड करना चाहते हैं या कोई हम और फर्दर नई अपॉर्चुनिटी हमारे पास है उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हमें सॉल्वेंसी की जरूरत होती है कि हम डिक्लेरेशन दें कि हमारी कंपनी है वो प्रॉपर सॉल्वेंट है। या कई बार क्या होता है कि डिविडेंड है वो डिक्लेयर नहीं करते, हमें लगता है कि हमारे पास कोई नया प्रोजेक्ट अच्छा आने वाला है तो हम रिटेन करके रख लेते हैं सॉरी, तो उसको हम क्या करते हैं, रिटेन करके रख लेते हैं अपने पास, आगे फर्दर डिक्लेयर नहीं करते। तो उसके बारे में भी उसकी सॉल्वेंसी की इन्फॉर्मेशन देना है। कंपनी सॉल्वेंट है इस पर्पज या अपॉर्चुनिटी के लिए रिटेन कर लिया गया, डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया, डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट डिक्लेयर की गई है, हायर डिविडेंड दिया है, तो ये हमारी सॉल्वेंसी इसके बिहाफ पे दिया है। तो यानी कि कंपनी की सॉल्वेंसी यानी कितनी कंपनी सॉल्वेंट है, कितने उसके फंड है, वो डिक्लेरेशन करना। तो ये सारे के सारे क्या थे, एक तरह से लीगल ड्यूटीज थी जो एक डायरेक्टर की बनती है। देन नेक्स्ट हमारा आता है जर्नल ड्यूटीज। जर्नल ड्यूटीज यानी कि जो मतलब कॉमन सेंस है हमारी, मतलब एक डायरेक्टर है वो कंपनी को मैनेज कर रहा है, कंपनी की डोर उसके हाथ में है, कंपनी की स्टैंप को वो यूज करता है, एक तरीके से उसी के अकॉर्डिंग सारी कंपनी वर्क करती है। हाँ, उसकी भी लिमिट्स हैं, उसके भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, एक्ट है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कंपनी के सारे अफेयर्स डायरेक्टर के हाथ में होते हैं। तो कुछ ही चीजें ऐसी मतलब जो हमारी कॉमन सेंस की ड्यूटीज हैं, लाइकवाइज की फेथफुल वर्क, यानी कि कोई भी हम कंपनी में वर्क करते हैं तो हमारा समझ के कि कंपनी को इसका बेनिफिट है वो पूरा जाना चाहिए, ट्रस्टवर्दी होके काम करें, कोई भी ऐसी मिस वर्क ना करें, मिस स्टेटमेंट ना करें जिससे कंपनी को नुकसान हो। सबसे पहले डायरेक्टर का काम क्या होता है, कंपनी को फायदा पहुंचाना, कंपनी के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वर्क करना। तो फेथफुल वर्क करें, नॉट टू बी ओवर क्लेवर, जितना मतलब ह्यूमन इंटेलिजेंस से काम किया जा सकता है उसी के अकॉर्डिंग, और जो एक्ट है, जो सेक्शन है, जो लागू होते हैं उसी के अकॉर्डिंग काम करें। ओवर क्लेवरनेस की दिखाने की जरूरत नहीं, जितना स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। लिमिट के अकॉर्डिंग जो एक अब सिस्टमेटिक तरीके से वर्क हो सकते हैं वो ही करें। परफॉर्म प्रॉपर ड्यूटीज, जो भी ड्यूटीज है उसके प्रति कोई भी नेग्लिजेंसी ना बरते, यानी कि जो ड्यूटी बनती है कि ठीक है साइन कर देंगे हो जाएगा, ऐसा कर देंगे, ऐसा नहीं, नेग्लिजेंट नहीं, ठीक है, डिले में काम नहीं चलना, एक्यूरेट काम, अप टू डेट होना चाहिए। तो वो उसकी जो भी ड्यूटीज बनती हैं उसको प्रॉपरली परफॉर्म करें, टाइम टू टाइम अप टू डेट रखें। इंस्पेक्शन आनी है, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना है, तो वो ऑन द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन नहीं, पहले से ही प्रिपेयर करके चले। तो इस तरह की जर्नल ड्यूटीज होती हैं जो भी एक डायरेक्टर को फुलफिल करनी होती हैं। थर्ड आता है हमारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी कि कंपनी की सोसाइटी के प्रति भी कुछ एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसके प्रति भी ड्यूटीज हैं। जो कंपनी की ड्यूटीज है वो कौन फुलफिल करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से फुलफिल करेंगे, उन्हीं की ड्यूटी है क्योंकि उन्हीं के हाथ में है कंपनी। तो उसके प्रति कि हमारे जो सोसाइटी के प्रति क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर कंपनी अच्छा रन कर रही है, अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो उसमें सोसाइटी में कुछ बेनिफिट्स को जाना चाहिए, चाहे वो क्या है पीएम नेशनल फंड में दे दें, रिलीफ फंड है हमारा उसमें दे दें, जितना भी परसेंटेज वो देना चाहें, एटलीस्ट लास्ट 3 ईयर का हम कहते हैं एटलीस्ट 2% तो प्रॉफिट का इस जो हमारी सोशल बेनिफिट है उसमें कंपनी का जाना ही चाहिए।
चाहे वो किसी पुअर्टी को कम करने के लिए हो, एजुकेशन को बिल्डअप करने के लिए हो, इस तरह की सोशल वेलफेयर की एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट करें। ये भी डायरेक्टर की ड्यूटी है, वो कंपनी के बिहाफ पे वर्क करें, सोसाइटी में भी आगे रहें। तो ये सब के सब हमारी क्या है, एक डायरेक्टर की ड्यूटीज है जो उसे परफॉर्म करनी होती है जब वो कंपनी के फंक्शंस को ऑपरेट करता होता है या जो कंपनी के अफेयर्स को देखता है। नेक्स्ट इसका आता है कि अगर ये ड्यूटीज इसने पूरी नहीं की तो उसको लाइबल भी ठहराया जाएगा, यानी कि लाइबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर की लाइबिलिटीज कौन कौन सी हैं? वैसे बेसिकली ये हम ना बुक से ही करते हैं, मेनली जो बीकॉम में बुक लगती है वो बीके पब्लिकेशन ही होता है, और इसमें ज्यादातर क्या होगा कि बुक इस लैंग्वेज से लिखते हैं, क्योंकि देखो कंपनी और लॉ है तो थोड़ा हम अपना एडिशन कम ही डालते हैं। तो इसमें क्या नेक्स्ट हमारा है लाइबिलिटीज ऑफ कंपनी डायरेक्टर। बेसिकली जो कंपनी का डायरेक्टर है वो 3 लोगों के लिए लाइबल है। पहला है कंपनी के लिए, आउटसाइडर के लिए, और जो क्रिमिनल लाइबिलिटी है उसके 3 तरह से लाइबल ठहराया जाता है, क्योंकि सारे की जितनी ड्यूटीज हैं और जो भी उसको पावर्स दी गई हैं उसका मिसयूज ना करे। अगर वो करेगा तो उसको उस चीज के लिए लाइबल ठहराया ही जाएगा। ठीक है, तो इसको मतलब 3 तरीके से इसकी लाइबिलिटी बनती है। टूवर्ड्स कंपनी के प्रति, टूवर्ड्स आउटसाइडर, क्रिमिनल लाइबिलिटी। तीन तरीके से लाइबल होता है, क्योंकि डायरेक्टर है ना वो ऑथराइज है कंपनी के सारे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। उसको जो भी पावर मिली गई सबके सब प्रोविजन ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग मिली गई है। तो जो कंपनी का फ्यूचर है वो एक डायरेक्टर के हाथ में होता है कि वो किस तरीके से चल के आ रहा है, कंपनी को कितना सक्सीड में लेके जा रहा है, कितना उसको हाईअप लेके जा रहा है, कितना डाउन लेके आ रहा है, कहीं ना कहीं डायरेक्टर के हाथ में होता है। उसी के उसका काम क्या है, उसका तरीका क्या है, वो अप टू डेट सिस्टम रहता है एंड प्रॉपरली अपनी ड्यूटीज को एंड पावर्स को यूज करता है, प्रॉपरली ड्यूटी को परफॉर्म करता है, तो वो उस बिजनेस को सक्सीड में लेके जाएगा। अगर उसमें नेग्लिजेंस करता है, उसको प्रॉपर नहीं लेता है, तो वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो जो भी ऑप्शन है तो वो सारे के सारे डायरेक्टर तक परफॉर्म किए जाते हैं। अगर उसमें कोई भी वो प्रॉब्लम आती है तो उस चीज़ के लिए लाइबल भी ठहराया जाता है, क्योंकि जब तक अगर किसी इंसान को हम लाइबल नहीं ठहराते, उसके प्रति उसको अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, उत्तरदायी नहीं होता, तब तो उसका अप्रोप्रिएट रिजल्ट है वो नहीं निकल के आता, क्योंकि उसको होता है मुझे क्या किसने कहना है। अब उसको लाइबल ठहराया गया, अगर नुकसान हो गया तो खुद को भरना पड़ सकता है, उसके लिए उसको पनिशमेंट भी हो सकती है, तो उस काम को सही से करेगा। तो कंपनी के प्रति क्या क्या ड्यूटीज हैं? लाइबिलिटी फॉर अल्ट्रा वायरस एक्ट। सबसे पहला इसमें क्या आता है? अल्ट्रा वायरस एक्ट, यानी कि जितनी तुम्हारी पावर है ना उतना ही काम करो, उससे बियॉन्ड जाने की जरूरत नहीं है। जितनी तुम्हें जो हमारा आर्टिकल एसोसिएशन है, मेमोरेंडम है, रिजोल्यूशन के थ्रू, कंपनी के एक्ट के थ्रू जो पावर्स दी गई है ना उसी पावर के अंदर रह के काम करो, उतना ही काफ़ी है, उससे बियॉन्ड जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर उससे बियॉन्ड गए और उसका नुकसान कंपनी को हुआ तो उस सारे नुकसान के लिए डायरेक्टर को लायबल ठहराया जाएगा। इसलिए इसमें कहते हैं कि भाई तू अपनी लिमिट में ही रह, बस जितनी तेरी पावर है तू उतना कर ले, वही काफ़ी है। ठीक है, तो यानी कि इसमें वर्क जो कंपनी की लाइकवाइज कैसे, आउट ऑफ बियॉन्ड कैसे, जो कंपनी है जब भी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो उस कंपनी को मतलब डायरेक्टर को मतलब वो अपने कैपिटल में से नहीं कर सकती या लॉन्ग टर्म एसेट्स में से अपना डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती। अगर वो कैपिटल से डिविडेंड डिक्लेयर करने लग गई दैट मीन्स कंपनी तो खत्म हो जाएगी ना, कि हम एसेट्स में से लॉन्ग टर्म जो एसेट्स है उसको यूज करने लगे डिविडेंड के लिए। अगर अप्रोप्रिएट फंड नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करो कि क्यों नहीं प्रॉफिट हुआ, देन क्या है उसको रिमूव करो, उसको एक बार डिविडेंड डिक्लेयर ना करो, जो डिबेंचर का इंटरेस्ट है, जो जरूरी चीजें हैं वो करो। तो जो कंपनी जैसे कि कैपिटल में से देना, तो ये उसके राइट में नहीं है कि वो कैपिटल से डिविडेंड को डिक्लेयर करे, तो ये बियॉन्ड जाएगा। तो इससे अगर कंपनी को नुकसान हो जाता है तो उन सारे नुकसान के लिए डायरेक्टर लायबल होगा, उसको ही लायबल ठहराया जाएगा। वो अपना अगर वो प्रूफ कर दे कि मतलब क्यों उसको मैंडेटरी था, उसने हॉनेस्टली वर्क किया, तो हो सकता है थोड़ा बहुत बच जाए, अदरवाइज उतने बियॉन्ड पावर जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है लायबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस बिल्कुल भी ना बरते काम में, अगर उसकी नेग्लिजेंस की वजह से कंपनी को नुकसान हुआ, ठीक है,
यानी कि कंपनी को कोई भी लॉस हुआ, उसने मतलब प्रॉपर काम नहीं किया, उसने जो भी कंपनी को लॉस हुए हैं ऐसे काम की, उसकी वजह से कंपनी लॉस सफर कर रही है, तो फिर वो ही भरेगा, उसको कंपनी नहीं भरेगी। उसके लिए फिर कौन लायबल होगा? डायरेक्टर ही लायबल होगा, कंपनी लायबल नहीं होगी, क्योंकि उसकी वजह से रिजल्ट है वो खराब आए हैं, तो वो सारा जितना भी कारण उसको फाइंड आउट करके डायरेक्टर को लायबल ठहराया जाएगा। देन है लायबिलिटी फॉर कमिटिंग ए ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अगर उसने ट्रस्ट को तोड़ा, कमिटिंग ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, अगर उसने ट्रस्ट को तोड़ा, कंपनी के जो उस कंपनी ने उसको विश्वास करके अपनी डोर, अपनी स्टैंप उसके हाथ में दी थी, अगर उसने तोड़ने की कोशिश की, या उसने कोई मिस ऑफेंस किया, या उसने कोई मिस यूज किया अपनी पावर का, कंपनी की फंड का, अपनी जो ड्यूटीज है उसको प्रॉपरली नहीं किया, उसने अपने सीक्रेट प्रॉफिट रखे, अपने प्रॉफिट सोचा, कंपनी का नहीं देखा, तो वहां पे उसने जो उसका ट्रस्ट तोड़ा है, उसका जो नुकसान होगा उसके लिए डायरेक्टर ही लायबल होगा, कंपनी नहीं होगी, क्योंकि अपनी लिमिट से बियॉन्ड गया है, अपनी अथॉरिटी से बियॉन्ड गया है, तो जो भी इसने तोड़ा है तो उसको सेक्शन 340 के अकॉर्डिंग लायबल ठहराया जाएगा। जो भी इसमें डिफॉल्ट किया गया, जो भी लॉस हुआ है, तो वो उसकी वजह से सफर हुआ है, तो उसको रिमूव भी किया जा सकता है, उससे काम के लिए वो लायबल भी होगा। अगर कोई फ्रॉड किया है, कुछ भी फ्रॉड का अगर निकलता है, अगर कुछ भी फ्रॉड का निकलता है कि डायरेक्टर ने फ्रॉड किया है, उसकी वजह से कंपनी मतलब जब वाइंड अप होती है उसके टाइम सामने निकल के आता है यहाँ पे डायरेक्टर का फ्रॉड था, तो वो सारी चीजों के लिए डायरेक्टर ही लायबल होगा, कंपनी नहीं। सेकंड है आउटसाइडर के लिए। तो ये जो आउटसाइडर की हम बात करें, फ्रॉड वाला है वो 339 सेक्शन के अकॉर्डिंग है। सेक्शन करो तो ठीक है, अगर प्रॉपर याद ना रहे तो झूठा मत लिखना, गलत हो जाएगा। अगर प्रॉपर याद है तो लिखना, अगर नहीं है तो छोड़ देना, कोई बात नहीं, बिना सेक्शन के भी चल जाएगा। इन केस द डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी फंक्शन विद इन द स्कोप ऑफ देयर अथॉरिटी, यानी कि अगर अपनी अथॉरिटी के अकॉर्डिंग ही काम कर रहा है एक डायरेक्टर, ठीक है, एंड दे शैल नॉट बी लायबल टू थर्ड पार्टी, अपनी प्रॉपर वो ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहा है, अपने राइट्स के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, तो वो थर्ड पार्टी के लिए लायबल नहीं होगा, ठीक है। शेयर होल्डर द कंपनी, बट कुछ ही केसेस के अंदर क्या है, वो थर्ड पार्टी के लिए लायबल हो जाएगा। क्या? सेम एज यूजुअल अल्ट्रा वायरस वाला, ठीक है, यानी कि अगर वो अपनी बियॉन्ड अथॉरिटीज में जाने की कोशिश करी, उसने अपने अथॉरिटीज को ऊपर जाने की कोशिश की, जहां तक उसकी लिमिट है उससे ऊपर कोशिश की, तो थर्ड पार्टी के शेयर होल्डर भी उसका जवाब मांगेंगे, उसके लिए लायबल हो जाएगा, क्योंकि उनको भी नुकसान होता है, शेयर होल्डर भी तो ऑनर है उसके, और कोई थर्ड पार्टी है उसको भी अगर कोई नुकसान होता है तो वहां पे वो लायबल होगा उन थर्ड पार्टी के लिए। आर्टिकल में उसकी पावर मेंशन है, उस तक ही काम करे, उससे आगे ना जाए। देन आता है लायबिलिटी एज ए एजेंट। कंपनी का क्या है, ये एजेंट भी है, तो एजेंट के अकॉर्डिंग किस केस में काम करता है, तो उसमें क्या होगा कि जो भी इसके राइट्स हैं एजेंट के प्रति, ठीक है, तो उसमें वो पर्सनली लायबल होगा। अगर कोई कंपनी को नुकसान हुआ, उसे एजेंट बन के कंपनी की हेल्प वो नहीं करा, ठीक है, अपने स्कोप से बियॉन्ड गया, अपनी राइट से, क्योंकि एजेंट के भी कुछ एक राइट्स हैं, कुछ एक लिमिट है, अगर वो उस लिमिट को उसने क्रॉस किया, उसका कोई भी लॉस हुआ, डायरेक्टर सेल भी जॉइंटली या कोई इंडिविजुअल हो, जॉइंटली हो, सबके सब सर्वाइव करेंगे। कोई भी मिस स्टेटमेंट करी हो या अनट्रस्टवर्दी कोई भी वर्क किया हो, तो एजेंट के रूप में, क्योंकि एजेंट के ऊपर भी कंपनी उतना ही ट्रस्ट करती है, तो उसके लिए थर्ड पार्टी के लिए शेयर होल्डर्स का जवाब मांग सकते हैं, उसके लिए डायरेक्टर है वो लायबल होगा। देन है लायबिलिटी ऑन रिलैक्सेशन टू अलॉटमेंट, रिलेशन टू अलॉटमेंट, रिलेशन टू अलॉटमेंट। रिलेशन टू अलॉटमेंट में क्या है कि जो भी आप कंपनी की शेयर इशू करते हो, तो आप उसको कब तक अलॉट कर सकते हो। बहुत सारे एप्लीकेशन आती हैं, या सब्सक्रिप्शन के अकॉर्डिंग आपको करना होता है, अपने अकाउंट्स में किया है, इतने शेयर आए थे, इतने एप्लीकेशन रिसीव कर लिए, इतने अलॉट, इतने इसको वापस कर दिए, तो ये सारा काम होता है। तो यहाँ पे सेक्शन 39 क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39, if no share are allowed the expiry of 120 days before the first issue of the prospectus, ठीक है, 120 डेज, 120 दिन का टाइम होता है एप्लीकेशन आने के, ठीक है, जब फर्स्ट प्रोस्पेक्टस इशू करते हो उससे पहले, ठीक है, शेयर को अलॉट करने का। अगर उससे पहले आप करते हो ठीक है, अगर वो आपका 120 दिन का टाइम पीरियड है वो खत्म हो जाता है, तो उसके बाद आप जो ऑल द, तो आप उसको शेयर्स को अलॉट नहीं कर सकते, एंड जो भी मनी है उसको रिटर्न करोगे
सच मनी इज नॉट रीपेड विद इन द 100 डेज। तो इसमें है कि इसको आप अलॉट नहीं कर सकते। अगर आपने इस टाइम पीरियड के अंदर अलॉट कर दिया, ठीक है, तो ऐसा भी नहीं होता कि आपने सारे शेयर हैं उसको अलॉट कर लिया होगा। कुछ एक हुए जिसको आप अलॉट नहीं कर पाएंगे, अगर थे ही नहीं और आपने किसी ने सपोज की 100 की एप्लीकेशन दी, ठीक है, 100 की एप्लीकेशन आई मेरे पास और कंपनी ने उसको क्या करा, 60% है वो अलॉट कर दिया। तो जो उसने एप्लीकेशन के साथ ही अमाउंट आती है, अगर सपोज की वो 10 रुपीज पर का आता है तो उसने 1000 रुपये भेजे थे, ठीक है, 100 शेयर के लिए, हमने उसको 60 दिए यानी कि 600 के तो शेयर दे दिए, लेकिन इसके 400 जो बकाया है 40% उसको क्या करना होगा, रीपेड करना होगा, उसको वापस पे करना होगा। अगर ये कंपनी नहीं पे करती है 130 दिन के अंदर अंदर, तो उसमें डायरेक्टर लाइबल होगा कि क्यों नहीं उसकी मनी पे की, तो वहां पे उसका फ्रॉड माना जाएगा कि वो पे करना नहीं चाहता। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना कि जो शेयर अलॉट हो गए हैं और जो इसको अमाउंट वापस रीपे करनी है, तो वो डायरेक्टर को एक टाइम पीरियड ऑफ द स्पेसिफिक 130 डेज आफ्टर द इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस ऑल डायरेक्टर ऑफ द कंपनी शैल बी जॉइंटली, जो भी इसके अंदर जॉइंटली है या कोई इंडिविजुअली है तो सबके सब इसके लिए लाइबल होंगे। और देन अगर वो इससे लेट हो जाते हैं तो फिर उसको विद इंटरेस्ट मनी पे करनी पड़ेगी, इंटरेस्ट देना पड़ेगा उसका, ठीक है। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन के अंडर ही पे करें, सब्सक्रिप्शन से ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। सब्सक्रिप्शन जितना है उसी के अकॉर्डिंग वर्क, जो लिमिट है सेक्शन 39 ही बोलता है कि सब्सक्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही आप शेयर्स को अलॉट करें। अगर आप सब्सक्रिप्शन के ऊपर जाके अलॉट करते हैं तो वो आपका वॉइड माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, यानी कि वो फिर आपका लाइबल नहीं माना जाएगा, लीगली नहीं माना जाएगा, वो वॉइड माना जाएगा। और जो स्टॉक एक्सचेंज है वहां से भी अप्रूवल लेनी जरूरी है, मैंडेटरी, अगर नहीं ली तो उसके लिए भी लाइबल ठहराया जाएगा। देन आता है क्रिमिनल लाइबिलिटीज। क्रिमिनल लाइबिलिटीज में क्या है कि द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इन केस ऑफ विलफुल कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ लॉ आर पनिशेबल और इम्पोर्समेंट, यानी कि फाइन के साथ भी और सजा भी हो सकती है और दोनों भी हो सकते हैं। तो उसके कौन कौन से प्रोविजन है मैं ऐसे ही आपको बुक से करवाती हूँ कि इसमें इसका स्टेटमेंट गिवन है। कोई भी मिस स्टेटमेंट हो या फ्रॉड हो, डायरेक्टली यहाँ पे लिखे कोई भी उन्होंने क्या किया हो, मिस स्टेटमेंट की हो, जो भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन है उससे क्या किया हो, मिस किया हो, उसका स्टेटमेंट एक्यूरेटली नहीं दी गई हो, कोई भी फ्रॉड के पर्पस या किसी पर्पस में कंपनी के प्रोस्पेक्टस में, तो जो भी जितने भी डायरेक्टर हैं, क्योंकि सबके साइन होते हैं, सबके सब रिस्पॉन्सिबल रहेंगे इस प्रोडक्ट के इसका जो नुकसान होगा सेक्शन 447 के अकॉर्डिंग। उस प्रोस्पेक्टस में जो इन्फॉर्मेशन है वो मिस स्टेटमेंट गिवन है तो उसके लिए जितने भी डायरेक्टर्स हैं सबके सब रिस्पॉन्सिबल ठहराए जाएंगे, ठीक है, उसके लिए लाइबल रहेंगे। जो भी उसकी पनिशमेंट भी हो सकती है, इसके अंदर फाइन पनिशमेंट दोनों भी हो सकती है। नेक्स्ट है, अगर कुछ डायरेक्टर को पता था एंड फिर भी वो मिसगाइड कर रहा है, मिसलीड कर रहा है, एनी डायरेक्टर गिल्टी ऑफ नोइंगली एंड रिस्कलेसली मेकिंग एनी स्टेटमेंट प्रॉमिस और फॉरेस्ट विच इज फॉल्स, कि वो ऐसी स्टेटमेंट, ऐसा एक कमिटमेंट कर रहा है जो कि टोटली क्या है, फॉल्स है, रोंग है जो टोटली, और वो ऐसा कमिटमेंट कंपनी के बिहाफ पे कर रहा है तो वहां पे भी वो लाइबल ठहराया जाएगा सेक्शन 447 के अकॉर्डिंग ही। इसमें कि अगर कोई डायरेक्टर डज नॉट डिपॉजिट द मनी रिसीव्ड फ्रॉम द एप्लीकेंट, जो एप्लीकेंट्स हैं यानी कि जितनी भी एप्लीकेशन हमारे पास अलॉटमेंट के लिए आई थी, जो भी मनी हमारे पास आई है किसकी, एप्लीकेशन की, वो क्या होती है कि वो जितनी भी है ना वो कंपनी के रजिस्ट्रार को भेजनी होती है, कितनी एप्लीकेशन आई है, इसका कितनी मनी आई है। अगर वो नहीं डिपॉजिट करवाता, ठीक है, दैट मीन्स क्या है कि वो कोई ना कोई फ्रॉड करना चाहता है अपने पास, उसने आगे इन्फॉर्मेशन दी नहीं, डायरेक्टर का तो कोई काम ही नहीं उसको पास में रखने का, तो उसको क्या है, फाइन पनिश किया जाएगा। वो जो क्या है कि 1 साल तक हो सकता है, एंड जो फाइन है वो 50,000 से कम तो होगा ही नहीं, जो कि 3 लाख तक भी एक्सटेंड हो सकता है, या दोनों ही इम्पोज की जा सकती है। थोड़ा सा फाइन वाला आप देख लेना, थोड़ा सा याद रहे, ये थोड़ी सी जरूरी है इसमें। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड के अकॉर्डिंग। डिविडेंड के बारे में बात की गई है कि जब भी ये कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दे तो उसके 30 दिन यानी कि 1 महीने का टाइम होता है, 30 डेज के अंदर अंदर उसको क्या करना होता है, डिविडेंड देना होता है शेयर होल्डर्स को। डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया और 30 डेज के अंदर अंदर डिविडेंड को शेयर होल्डर को देना होता है। अगर नहीं दिया, डायरेक्टर ने डिफॉल्ट कर दिया, ठीक है, तो उसको पनिश किया जाएगा, जो कि विच में भी एक्सटेंड टू 2 ईयर, 2 साल तक एक्सटेंड हो सकता है। एंड उसको फाइन है 1000 पर डे, जितना लेट होगा पर डे लगेगा उसको वो फाइन, जितना भी इसका डिविडेंड रहेगा, जो भी उसने डिफॉल्ट किया उसके लिए, और लाइबल भी ठहराया जाएगा। एंड
उसको जो पे करना होगा, जो डिविडेंड वो पे करेगा विद सिंपल इंटरेस्ट 18% की रेट से। जितना लेट होगा उतना उस 18% इंटरेस्ट के साथ देगा पर एनम ड्यूरिंग द पीरियड फॉर विच डिफॉल्ट, जब तक कंटिन्यू डिफॉल्ट चल रहा है, उसने डिविडेंड नहीं दिया, तब तक 30 दिनों के अंदर तो वो क्या होगा पे जो उसने जानबूझ के किया है कि डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया लेकिन दे नहीं रहा है, तो फिर अगर लायबल ठहराया जाएगा। 30 दिन तक का टाइम होता है, उसमें दे दो, अगर नहीं दिया तो लायबल ठहराया जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट 18% की रेट से वो क्या है उसको पे करेगा डायरेक्टर, फिर कंपनी पे नहीं करेगी। हाँ, लेकिन इस केस में क्या होता है कि कई बार डायरेक्टर कोई मतलब अपना एक प्रॉपर एड्रेस नहीं देता या उसका कॉन्टेक्ट नहीं हो पाता कि डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, मतलब डायरेक्टर हमें प्रूफ कर दे कि उसने ये चीज़ जानबूझ के डिविडेंड नहीं दिया, मतलब वो दे नहीं पाया, उसे कॉन्टेक्ट नहीं हो पाया, तो उस केस में बच सकता है, उस केस में लागू नहीं होगा। कोई भी डिफॉल्ट किया है किसमें, बैलेंस शीट में, रॉन्ग स्टेटमेंट प्रेजेंट करी है, बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रॉन्ग दिखाने की कोशिश करी है, जनरल मीटिंग में रॉन्ग दिखाया है, तो डायरेक्टर यहाँ पे पनिशेबल होगा, जो कि 50,000 से कम नहीं होगा, 5 लाख तक का हो सकता है। और उसके लिए इसको टाइम पीरियड का जो है मतलब दोनों भी सजा भी हो सकती है। ठीक है, डायरेक्टर इसमें प्रेजेंट करना होता है सारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी इसमें से रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट क्या होती है वो प्रेजेंट करनी होती है डायरेक्टर को। हमने ड्यूटीज में किया भी था कि उसको एनुअल रिपोर्ट है वो तैयार करनी होती है। अब वो सारी उसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ जनरल मीटिंग में भी शो करता है, प्रॉपर स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है। अगर ऐसा नहीं करता तो 3 साल तक की सजा हो सकती है, और जो फाइन है वो 50,000 से कम नहीं होगा, वो 5 लाख तक का भी हो सकता है, यानी कि 3 से 5, ठीक है, वहां तक का भी हो सकता है। एक डायरेक्टर है वो मोर देन 20 कंपनीज में वर्क एक साथ, मतलब उससे ज्यादा काम नहीं कर सकता, एक साथ 20 कंपनियों का एज ए डायरेक्टर ही काम कर सकता है। अगर मोर देन 20 कंपनीज में वो काम करता है तो वो 5,000 रुपीज है से कम नहीं होगा, जो कि 25,000 रुपीज तक का हो सकता है, जब तक कि फॉल्स कंटिन्यू चलता है। पर डे लगता है ये, टोटल नहीं। हम कहेंगे 25,000 डायरेक्टर के लिए कौन सी बड़ी बात है, नहीं, पर डे जितना टाइम तक वो उसमें डिफॉल्ट करेगा, ठीक है, यानी कि किसी से रिजाइन नहीं देता, अगर कंटिन्यू वो चल रहा है तो उसको फाइन है वो देना पड़ेगा। तो ये सारे थे कि जिसके लिए प्रति क्या डायरेक्टर है वो लाइबल है, उसको अपनी ड्यूटीज को, अपनी पावर को प्रॉपर यूज करना, उसका अगर वो मिसयूज करा और उसका इफेक्ट कंपनी के ऊपर पड़ा तो फिर उसका कंपनी नहीं भुगतेगी, डायरेक्टर भुगतेगा, तो उसके लिए वो लाइबल है। सारी चीजों के लिए कंपनी के लिए भी लाइबल है, आउटसाइडर शेयर होल्डर के लिए भी लाइबल है, और ये चीजें इसकी क्रिमिनल ही मानी जाती हैं कि इसने इसमें यहाँ पे क्राइम ही कर दिया। ठीक है, तो ये सारे के सारे थे। सेक्शन 450 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 प्रोवाइड दैट व्हेन ए डायरेक्टर और एनी ऑफिसर ऑफ द कंपनी who is in default for any provision of the act or rules made thereunder for which no specified penalties prescribed by the act, मतलब जो भी इसमें एक्ट्स लगाए गए, सेक्शन 450 बोलता है यहाँ पे कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग भी कोई भी डायरेक्टर है, ऑफिसर है, उसके ऊपर उसने कोई भी डिफॉल्ट किया है और किसी भी प्रोविजन के अकॉर्डिंग, कोई भी रूल के अकॉर्डिंग, किसी भी तरीके से जो स्पेसिफाइड नहीं उसकी पेनल्टी बताई गई कि इसमें कितना पेनल्टी लगेगी या कितना फाइन लगेगा, तो ही में भी पनिशेबल विद द फाइन विच मे एक्सटेंड टू 10,000 रुपीज, उसको अगर फाइन लगेगा जो 10,000 तक का हो सकता है। एंड उसको मतलब कोई भी उसमें और ज्यादा लगता है तो ये 1,000 रुपीज एवरी डे, अगर कोई लगता है कि डिफॉल्ट कंटिन्यू हो रहा है पर डे के हिसाब से तो उसको 1,000 रुपीज पर डे लगेगा। तो उसका अगर वो कंट्रावेशन रेगुलर कंटिन्यू चलता जा रहा है तो कोई भी डायरेक्टर है उसे मतलब उसने वाइंड अप या डिस्ट्रॉय या कुछ भी उसकी वजह से, ठीक है, सीक्रेट्स ने रखे हों, पेपर सिक्योरिटी है उसको प्रॉपर नहीं बना के रखा हो, तो उसको पनिशमेंट है वो दी जाएगी, क्योंकि 7 ईयर तक की हो सकती है और फाइन भी लगेगा। यानी कि कोई उसने सीक्रेट्स मेंटेन करके रखे हो, कंपनी उसकी वजह से वाइंड अप होगी, उसने कुछ चीजें डिस्ट्रॉय, इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो डिस्ट्रॉय कर दी हों, बुक्स है, प्रॉपर पेपर एंड सिक्योरिटी है, इंस्ट्रूमेंटल है, उसके रिगार्डिंग उसने कोई डिफॉल्ट किया हो तो 7 साल की सजा विद फाइन होगी। तो ये सारी ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज थी डायरेक्टर की। तो होप्स आपको समझ में आया होगा। कंपनी लॉ का है ये, सेकंड ईयर का टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।